हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और वो काफ़ी अच्छे एक बाइंग जोन के अंदर अभी अवेलेबल है। तो मैं बात कर रहा हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या मुझे लगता है मेरा क्या व्यू है उसके ऊपर। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ डेली बेसिस पे 7 बजे शाम को एक नया वीडियो, एक नया एनालिसिस आपके साथ सामने लेके आता हूं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ दिनों में ये कुछ स्टॉक एनालिसिस बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। कल जैसा कि मैंने ये एक वीडियो बनाया था, मैंने एक मार्केट ट्रेंड के ऊपर एक बात रखी थी अपनी। उसके अंदर मैंने बताया था कि फार्मा स्टॉक्स के पीछे अब भागने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो रैली थी वो अकॉर्डिंग टू मी अब निकल चुकी है। और मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आज तकरीबन निफ्टी बैंक जो है 3% के करीबन आज ऊपर भी था। तो सारे एनालिसिस मैं करता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा मैंने कुछ ये यहाँ पे एक मल्टी वगैरह जो स्टॉक है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूनियन बैंक के अंदर। हीरो मोटोकॉर्प, आर ई सी लिमिटेड, इक्वेटस होल्डिंग्स, एच डी एफ सी एम सी लिमिटेड, सिम्फनी अबॉट। तो इनके अंदर मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले देखते हैं कि इस बैंक का क्या काम है, क्या करता है। ये तो देखिए, ये जो बैंक है स्मॉल कैटेगरी के बैंक्स के अंदर आता है। जब 2017 के अंदर जो ये सारे बैंक जो हैं इनको जब आरबीआई ने रेगुलराइज किया था, इनको लाइसेंस दिए थे, तो तब से जाके इन बैंकों ने काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ बताई है। इन बैंक के अंदर मैं बताऊं तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इक्वेटस होल्डिंग, जिसकी मैंने पीडीएफ वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में अंदर जाके। उसके अलावा जो है बंधन बैंक, इसका जो कॉम्पिटिटर है, ये सारे जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये एक उज्जीवन जो इसकी उज्जीवन होल्डिंग, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर एक ये कंपोनेंट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसके उज्जीवन जो होल्डिंग है उसमें तकरीबन जो है इसकी सारी जो है होल्डिंग्स है इसकी। तो सारी होल्डिंग 83% के करीबन जो है इसी शेयर की जो होल्डिंग है उज्जीवन के अंदर, जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके अंदर। तो चलिए बात कर, तो ये इनका बिजनेस है। ये जो लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, जो लोअर क्लास जो फैमिलीज़ हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। एक जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जो सब्जी बेचने वाले, ठेले वाले, या जो मजदूरी करने वाले जो होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो जो ये सारा अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, उनको ये जो है लोन्स और काफ़ी बेनिफिट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जब छोटे जो सेक्टर्स हैं, छोटे जो इनके जो कस्टमर हैं छोटे छोटे, उनको ये लोन देते हैं, और एक ये रिस्की लोन भी होता है इनका। तो उस वजह से जो है इनके जो मार्जिन जो होते हैं, इनकी जो रेवेन्यूज़ होती हैं, इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो मार्जिन होते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो भी काफ़ी हाई होते हैं। दैट्स वाई इनकी जो अर्निंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आगे जाके अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इन बैंक्स ने 2017 के बाद में जो है ग्रो किया है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो शीट्स देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप इसका तकरीबन 4666 करोड़ है, और करंट प्राइस जो है सब 27 पे ये ट्रेड कर रहा है। अभी बुक वैल्यू इसका 18 है, तो बुक वैल्यू के तकरीबन काफ़ी पास में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आरओसी इसका तकरीबन 9% है, और 9% आरओसी बैंकिंग सेक्टर में होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं पीयर कंपैरिजन इसका करूं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी बैंक का इतना आरओसी होगा। यस, तो बंधन बैंक का जो इसका कॉम्पिटिटर है उसका भी आरओसी जो है तकरीबन 12% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आरओसी है वो है। आरओसी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, राइट, मार्जिन अच्छे हैं इनके। डेट टू इक्विटी बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि जो सारी जो बोरोइंग्स होती हैं, जो बैंक शीट के अंदर शो करता है, वो सारा पैसा जो है वो पब्लिक का भी पैसा होता है उसके अंदर। तो वो इस वजह से इसका जो डेट वो बैंक इसको एज ए डेट काउंट करती है, लेकिन एक्चुअल में ये डेट है नहीं सारा पैसा, राइट। उसके अलावा देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 83.3 है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप काफ़ी टाइम तो कहते हैं कि 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए प्रमोटर्स की किसी भी पर्टिकुलर शेयर में, सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 83.3 है।
तो मैं बता दूं ये 83.3 इसलिए है क्योंकि सेबी ने ये जो NBFCs हैं इनको भी नोटिफिकेशन जो हैं जारी हो चुके हैं कि इनकी जो होल्डिंग्स है वो भी 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रमोटर की। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको होल्डिंग्स कई बार ज़्यादा मिलेगी 75% से, लेकिन वो सारे जो हैं वो सेबी की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं और कुछ ही टाइम में ये जो हैं सारी चीज़ें जो हैं उनको प्रमोटर्स को होल्डिंग अपनी 75% जो है मैक्सिमम करनी पड़ेगी यहाँ पे। और ये भी एक एडवांटेज है इस शेयर का, क्योंकि देखिए कोई भी प्रमोटर होता है, कोई भी हो, अगर आप हैं, मैं, अगर मेरे पास में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बेचनी पड़ेगी कुछ टाइम बाद में, तो मैं जाहिर सी बात अगर मेरे हाथ में है तो मैं चाहूँगा कि वो शेयर का वो जो भी वस्तु जो भी चीज़ मेरे पास है उसका भाव बढ़े, राइट। और मैं ओवर वैल्यूड जोन में उसको बेचूं, मतलब उसका भाव मुझे अच्छा मिले, इसलिए जब शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तब मैं उसको बेचूं, राइट। तो यही वो चीज़ें प्रमोटर्स भी चाहेंगे कि एक अच्छा उनको उस शेयर का जो है दाम मिले, तो जाहिर सी बात है वो अपने शेयर्स को ऊपर लेके जाना चाहेंगे, तो ऊपर लेके जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें भी उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। प्लेस परसेंटेज की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे जो है 0.0% प्लेस परसेंटेज है, मतलब इनके कोई भी शेयर जो है गिरवी नहीं है, राइट। चलिए शीट्स के अंदर देखते हैं। अभी शीट्स के अंदर मैं देखूं यहाँ पे तो रेवेन्यू इनका कंसिस्टेंट, इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर तक, इसलिए क्योंकि इस जो करंट में जो इनके रिजल्ट आए हैं वो जो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे इनके, उसके अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ। अब रेवेन्यू कितना कम हुआ है वो भी आप देख लीजिए। इनका रेवेन्यू जो तकरीबन है 54 + 12 तो 56 और 66 करोड़ रुपए इनका जो रेवेन्यू है कम हुआ है, 66। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे इसलिए मैं इसको कैलकुलेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊँगा क्यों ये कैलकुलेशन ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉफिट का यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है इनका 480 करोड़ रुपए माइनस में चला गया है, जबकि पिछले पिछले क्वार्टर तक ये हाईएस्ट था, राइट, और कंसिस्टेंट ग्रोइंग था ये, अगर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ माइनस के अंदर है फाइनेंशियल प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पिछले क्वार्टर तक ये हाईएस्ट था और अभी ये माइनस में है 380 करोड़ रुपीज़, राइट। और नेट प्रॉफिट वाले केस में भी ये यहाँ हाईएस्ट था और यहाँ पे ये 280 करोड़ रुपए तकरीबन माइनस में है यहाँ पे। अब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए रेवेन्यू जब यहाँ पे ओनली 466 करोड़ का था, यहाँ पे कम हुआ था, लेकिन उसके कंपैरिजन में इतने सारे यहाँ पे इनको फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर इतनी कमी आ गई यहाँ पे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है एनपीएस इन्होंने क्लियर किए हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो किए हैं अपने एनपीएस जो हैं, और अपनी सारी बुक्स जो हैं इन्होंने क्लियर की हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये बुक्स क्लियर हुई है ना, तो अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आप देखिएगा इनके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इनके आएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं चार्ट के अंदर इसके देखूँ तो यहाँ पे तकरीबन जनवरी से ये जो शेयर जो है ये तकरीबन गिरता आ रहा है नीचे, तकरीबन नीचे एक्यूमुलेट हुआ है और अभी ये लोवेस्ट पोजीशन पे है अपनी। अभी आज इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, तकरीबन 4.5% की, लेकिन ये जो है कॉन्टीन्यूसली 3 महीने से 4 महीने से नीचे जा रहा है, राइट। और उसका रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि यहाँ पे जो है इसके एनपीएस कम हुए हैं। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न मुझे लगता है यही है। और जाहिर सी बात है रेवेन्यू भी इनका कम हुआ है तो वो भी एक रीज़न है, मैं मानता हूँ, लेकिन यही है कि इतने रेवेन्यू में इतना ये रीज़न नहीं है कि इतने सारे इसके अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है ये कम हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें या जो भी चीज़ आप खरीदें उसके अंदर आपको एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेट हैं तो आप उसको सही से एनालिसिस करेंगे और सही स्टेप उठा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं बताऊँ क्या हुआ, इसके अंदर मैक्सिमम अक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, उसने यहाँ पे शेयर बेचा है। देखिए आप देखें तो ये बहुत सारे इसने राउंडिंग्स बनाए हैं, अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आम पब्लिक के अंदर इन्होंने पैसा बेचा है कंसिस्टेंटली। जब इस तरीके से ये जो राउंडिंग पैटर्न बनते हैं ना नीचे की तरफ, इसका मतलब ये है ये कंटिन्यूसली अगर बनते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे पब्लिक ने इन शेयर्स को बेचा है और जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने इन शेयर को जो खरीदे हैं। अब आप यहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन इन्होंने जो है यहाँ पे शेयर का भाव सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था इसका,
इस वाली रेंज में 30-30.5 रुपये करीबन यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आके तकरीबन इस शेयर ने जो है यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इसके लिए कि ये अब यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर ये स्टार्ट होगा। और इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट अपन को नज़र आता है, वो फर्स्ट टारगेट मुझे जो है वो ये वाला इस रेंज में नज़र आता है। और वो तकरीबन देखा जाए तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इस वाले को, तो ये टारगेट जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो तकरीबन इसका जो 60% के करीबन जो है ये फर्स्ट टारगेट मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इसका जो टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूँ कि कितना टाइम फ्रेम इसको लग सकता है, तो अगर टाइम फ्रेम की अपन बात करें तो ये इसका हाईएस्ट था, और ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में इसको 3 महीने लगे हैं, तकरीबन 4 महीने, आई एम सॉरी। सो 4 महीने इसको लगे हैं, तो इतना ही टाइम मेरे हिसाब से इसको लगना चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगस्त के अंदर जो है ये शेयर जो है या ये टच करना चाहिए, और उससे भी पहले ये जो शेयर है यहाँ पे जा सकता है। इसके पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर ये 3 महीने में नहीं, अगर 6 महीने में भी जाता है ना अगर यहाँ पे, तो एक 60% का जो रिटर्न है वो रिटर्न कम नहीं होता है, राइट। 60% अगर 6 महीने में आपको मिलते हैं तो इट्स अ गुड रिटर्न। और मैं आपको बता दूं ये अंडर वैल्यूड यहाँ पे इसी वजह से आया है क्योंकि इसके जो हैं ये जो क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि कंसिस्टेंट है, पिछले साल के मुकाबले 66 करोड़ जो है वही कम थे, लेकिन कंपेयर टू दैट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे शेयर का जो भाव है वो तकरीबन आधे पर ये पहुँच गया है, राइट। तो यहाँ पे ये टोटली अंडर वैल्यूड है, और ये कंपनी के बारे में, इसके बैंक के बारे में कोई भी नो डाउट, इट्स अ वेरी गुड बैंक। और इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैनेजमेंट अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट भी इनका जो है काफ़ी अच्छा है। सारी चीज़ें इस बैंक की अच्छी हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ये अपने सेक्टर जो है कंपेरिजन में उसके अंदर सबसे अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर लीडिंग बैंक है अपने अगर सेक्टर के अंदर देखा जाए तो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में देखा जाए तो। चलिए चार्ट हमने आज बीच में ही देख लिया, चलिए तो अब इसकी जो बाकी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी बात करें। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर कोई कमी नहीं है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखा जाए 2020 का अगर यहाँ पर रेवेन्यू देखा जाए तो ये, और ट्रेलिंग TTM देखा जाए तो वो भी इसका काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट फिर से यहाँ पे कम है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के देखे जाएँ तो, और यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट भी इनका कम है यहाँ पे तो। और बैलेंस शीट की अगर बात करें यहाँ पे, तो बैलेंस शीट के अंदर भी यहाँ पे जो है ये रिजर्व्स जो है इनके इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई हैं। बोरोइंग्स के अंदर हो सकता है कि पैसा भी इनके पास आया हो, राइट, जो पब्लिक का पैसा वो भी आया, तो इसका ये सारी बोरिंग्स ये नहीं है कि इन्होंने उधारी लेके अपना काम चला रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किए हैं, इन्वेस्टमेंट भी इनकी जो है इंक्रीज़ हुई है। तो देखिए एक बस क्वार्टर के अलावा सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट थे पिछले वो इसके ख़राब तो नहीं मैं कहूँगा, वो इसके रिजल्ट जो हैं वो मोर जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे, लेकिन इतने भी ख़राब नहीं थे कि ये शेयर जो है तकरीबन आधे दाम पे आ गया है यहाँ पे। इतने भी बिल्कुल ख़राब नहीं थे, राइट, करेक्ट। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस जोन के अंदर ये शेयर अवेलेबल है और इसको ग्रैब करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसका मतलब मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, और मैं बता दूँ कि मैं आपको बस एजुकेट करना चाहता हूँ, और मेरा जो पर्पज़ है वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। कैसे हम एनालिसिस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर शीट का, बैंक का या चार्ट्स का, वो एजुकेशन प्रोवाइड कराना मेरा यहाँ पे ओनली फॉर टारगेट है। मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी स्टेप लेने से पहले, राइट। उसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखी जाए तो एक काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में 83% के करीबन शेयर्स हैं, FIS के पास में, DIS के पास में भी ठीक ठाक है, पब्लिक के पास में भी ठीक ठाक ही होल्डिंग है इनकी। और प्रमोटर्स को मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग जो है आने वाले टाइम में कम करनी पड़ेगी। ये 83 से मैक्सिमम 75 लानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल चाहेंगे कि इस शेयर के जो हैं भाव ऊपर जाएं, राइट, करेक्ट। तो ये आज हमका एनालिसिस था, आज हमारा जो है एनालिसिस था इसके बारे में। और मैं काफ़ी बुलिश हूँ शेयर के अंदर, लेकिन अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें। और लास्ट में अगर आप इन वीडियोज़
को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट दिस बाय हिट द लाइक बटन। आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं सही चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ और कंटेंट भी सही है, मुझे पता चलेगा। अगर नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे फीडबैक अगर कुछ देना चाहें कि किस तरह की वीडियोस मुझे बनानी है, आप किसी पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस चाहते हैं, कोई आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है किसी के अंदर, तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारे नंबर जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी जो ये जो एनालिसिस मैंने किए हुए हैं पिछले, ये भी देख सकते हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे आइडिया है, जिस लेवल पे मैंने एनालिसिस किए थे इन शेयर्स के, उनसे ये ऊपर ही हैं और काफ़ी अच्छे खासे ऊपर हैं। क्योंकि मैंने अपना चैनल तकरीबन 12 दिन पहले स्टार्ट किया था और मैंने तकरीबन 10 शेयर्स का एनालिसिस इसमें किया है। तो आप चाहें तो इनको भी रीविजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंस है। प्लीज़ डू विजिट माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो उनको भी ये नॉलेज गेन मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दैट। एक लास्ट में एक बात और बता दूं, मैं आज एक और शेयर जो है उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही थी। मैं चाह रहा था कि आज ही मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन इतना टाइम मुझे मिला नहीं, मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जाहिर मैं ज़रूर आपके लिए कल उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड विल मीट यू सून। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।